हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि भारत में जो है राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसके कौन कौन से कारण रहे और उसका विकास कैसे हुआ। तो इसमें जो है मैंने आपको 6 पॉइंट क्लियर करवा दिए हैं इसके कि कौन कौन से कारण थे, जिसमें कि हमने सरकारी नौकरियों में भारतीयों से भेदभाव होता था, इसलिए भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। अंग्रेजों की जो साम्राज्य विस्तार करने की नीति थी, उसके कारण भी भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। और जो अंग्रेजों के रंग भेद या फिर जाति के आधार पर जो भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे, भारतीयों का अपमान करते थे, उन्हें काला कहकर, असभ्य कहकर पुकारते, तो इस कारण भी जो है भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमने किया अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, कि जब अंग्रेजों ने भारत में 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया था स्कूलों और कॉलेजों में, तो यहाँ की जनता ने अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण किया, उसे पढ़ा, उसे समझा और उसके विचारों को अपने जीवन में लागू भी किया। तो लोगों को समझ आया कि स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, इन सभी का अर्थ पता चला, स्वतंत्रता का पता चला, मौलिक अधिकारों का पता चला। इसके कारण भी जो है भारतीयों के मन में जो जागरूकता आई और उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने की ठान ली। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट आता है कि धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, कि भारत में जो है उस समय अनेक धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन भी चले, जिससे जो है भारत की जनता धीरे धीरे जागरूक हुई और उन्हें अंग्रेजों की जो है चालबाजी समझ आने लगी कि कैसे अंग्रेज जो है उनका अपमान कर रहे हैं, उनको पिछड़ा रहे हैं, उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो ये हम पॉइंट के थ्रू जो है क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, कि 19वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न भागों में चले सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीय समाज में प्रचलित कुरीतियों की जो गलत रीति रिवाज चले आ रहे थे उनको दूर करने के लिए और भारतीय जनता के मन में राष्ट्रीयता भावना विकसित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने निभाई थी? जो भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले थे, उन्होंने भारतीय जनता के मन में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। जो ये समाज सुधारक थे, इन सुधारकों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक तथा भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा समाज सुधारक है जिसे पुनर्जागरण का जनक या फिर भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत कहा जाता है, तो वो कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने भारतीय धर्म में प्रचलित मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों का विरोध किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। सती प्रथा, आपको पता है कि जब पति की मृत्यु के साथ उसकी विधवा पत्नी को पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था, तो इस प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था। तो इस प्रथा के खिलाफ भी राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। और 4 दिसंबर यहाँ पे 1829 आएगा, हाँ सॉरी 1929 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 आएगा बच्चे, 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून पास करके सती प्रथा को जो वो गैर कानूनी घोषित कर दिया कि सती प्रथा अब से समाज में ये रिवाज नहीं लागू किया जाएगा। अगर कोई भी सती प्रथा को अपनाता है तो उसको जो है सरकार के थ्रू उस पर कार्रवाई करके उसको जेल में डाल दिया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। राजा राम मोहन राय ने धार्मिक भेदभाव को दूर करने के लिए 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की और उसकी स्वतंत्रता पर बल दिया। तो ये तो मैं आपको इसमें एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि समाज सुधार के बारे में। वैसे अगर हम राजा राम मोहन राय के टॉपिक को लेकर बैठे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इनके सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार जो है काफ़ी डिटेल से हमें पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ एक पॉइंट के अंदर इसको डाल रहे हैं तो इस आपके लिए इतना बहुत है कि राजा राम मोहन राय एक अच्छे समाज सुधारक थे। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता था या फिर भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत कहा जाता था। उन्होंने समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया, अंधविश्वासों का विरोध किया और सती प्रथा का विरोध किया। और सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने ही कानून पास करवाया अंग्रेजों से कहकर,
और उसके बाद जो है 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके बाद से जो है यह प्रथा समाज से लुप्त हो गई या मिट गई। और सबसे इम्पोर्टेंट कि राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की। कब की थी? 1828 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट हमारा समाज सुधारक आता है स्वामी दयानंद सरस्वती। कि स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के महान सामाजिक सुधारक थे। सामाजिक सुधारक मतलब समाज में सुधार लाने वाले सुधारक। हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार लाने के लिए 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इस समाज ने ब्रह्म समाज से भी ज़्यादा भारतीय जनता में राष्ट्रीयता का प्रचार किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे? एक सामाजिक सुधारक। कौन सी शताब्दी के सुधारक थे? तो 19वीं शताब्दी की। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की? मुंबई में। कब की? 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। यह आर्य समाज आप मान लीजिए एक संगठन था, एक ग्रुप था। इसके लोग जो इस ग्रुप में जो लोग जुड़ते थे वो जो है भारत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करते थे, उनके अधिकारों के बारे में बताते थे और उनके अंधविश्वासों को दूर करने की कोशिश करते थे, इस ग्रुप के जो भी लोग होते थे। तो ये आर्य समाज जो ग्रुप था, ये संगठन था, ये काफ़ी फेमस हुआ ये संस्था। और इस संस्था ने ब्रह्म समाज से भी ज़्यादा जो है लोगों में जागरूकता पैदा की और ज़्यादा फेमस हुआ ये। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ईसाई धर्म की बुराइयों को उजागर किया कि जो ईसाई धर्म, जो अंग्रेज हमें कहते हैं ना कि ईसाई धर्म को अपना लो, क्योंकि अंग्रेज ईसाई धर्म को मानते थे तो वो भारत के लोगों में भी ईसाई धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहते थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया कि इन्होंने जो अंग्रेजों का ईसाई धर्म था, जैसे कि हमारा हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, वैसे ही अंग्रेजों के ईसाई धर्म की बुराइयों को जनता के सामने रखा और वैदिक सभ्यता को अपनाओ या फिर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया कि जो हमारी वैदिक सभ्यता है, पुरानी सभ्यता जो कि सालों से चली आ रही है, जो हमारे वेद हैं जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में जो मंत्र दिए हुए हैं, जो बातें दी हुई हैं, उन्हीं को फॉलो करो, उन्हीं को अपने जीवन में लागू करो। तो आप ईसाई धर्म को मत अपनाओ। इनका कहने का सीधा सा अर्थ ये था। इन्होंने भारत के लोगों को विदेशी वस्तुओं को त्याग कर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की प्रेरणा दी। कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि भारत के लोगों को अंग्रेजों का बना हुआ जो मशीनी माल है वो नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि भारत के लोगों को अपने देश में बना हुआ सामान जो है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे कुछ और बर्तन वगैरह कुछ भी चीज़ें हों, वो अपने स्वदेश में बने हुए ही माल का प्रयोग करें, ताकि हम जो है अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदेंगे तो हम अंग्रेजों को प्रॉफिट नहीं होगा, उन्हें हम पैसा नहीं देंगे और पैसा नहीं देंगे तो उनका व्यापार जो है यहाँ पर ठप हो जाएगा। और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने देश के बने हुए माल को प्रयोग करें ताकि हमारा भारत देश की स्वदेशी वस्तुओं का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके। तो इतना सा पहरा है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि स्वामी दयानंद सरस्वती कौन से शताब्दी के समाज सुधारक थे? तो 19वीं। फिर आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की। कब की? 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को। कहाँ पर की? मुंबई में। और वैदिक सभ्यता या फिर वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वदेशी वस्तुओं को त्याग कर विदेशी वस्तुओं को त्याग कर स्वदेशी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने की प्रेरणा किसने दी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो अब तक जो है हमने 2 समाज सुधारक देख लिए हैं, एक राजा राम मोहन राय, एक स्वामी दयानंद सरस्वती। इनको डिटेल से करवाने बैठूंगी तो अलग से टॉपिक बनेगा, उस पर मैं कभी आपको अलग से क्लास करवा दूंगी। तीसरा समाज सुधारक है रामकृष्ण परमहंस। कि जो रामकृष्ण परमहंस थे ये भी अच्छे समाज सुधारक थे और इन्होंने सबसे ज़्यादा मानव सेवा पर बल दिया कि मनुष्य की सेवा करो। ये स्वयं कहते थे कि मैं व्यक्ति की सहायता के लिए, कि अगर किसी व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है, मेरी सहायता की आवश्यकता है, तो मैं एक व्यक्ति की सहायता के लिए ऐसे 20,000 शरीर त्याग दूंगा, कि मैं अपनी जानों, अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करूंगा। मैं ऐसी 20,000 शरीर जो है, जो मुझे ज़िंदगी मिली है, उसको त्याग करने के लिए खुश हूँ, राजी हूँ, अगर मुझे किसी मनुष्य की सेवा करने का मौका मिले। एक व्यक्ति की सहायता करना भी गौरव का कार्य है।
स्वामी विवेकानंद मातृभूमि के सबसे बड़े उपासक थे। देखिए, रामकृष्ण परमहंस जो है समाज सुधारक थे और विवेकानंद भी समाज सुधारक थे। तो विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, और इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जो है मातृभूमि के सबसे बड़े उपासक, मतलब कि अपनी मातृभूमि से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, अपने भारत देश से। इन्होंने भारतीयों को मातृभूमि के प्रति त्याग करने की भावना का पाठ पढ़ाया। कि इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करो अंग्रेजों से, और अगर इस मातृभूमि के लिए आपको अपने प्राण भी देने पड़े तो उस त्याग से आप पीछे मत हो, तो आप अपने प्राणों का भी त्याग कर दो। इन्होंने किसकी बात करें हम? स्वामी विवेकानंद की। कि स्वामी विवेकानंद ने सन फ्रांसिस्को, ये एक शहर है, वहां पर शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। कि शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट समाज सुधारक है सर सैयद अहमद खान। कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमान के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया। क्योंकि खान लगा हुआ है पीछे, तो ये एक मुस्लिम समाज सुधारक थे। इन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम है अलीगढ़ आंदोलन। और 1875 में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की। जो अलीगढ़ नगर है, शहर है, वहां पर एक कॉलेज खोला सर सैयद अहमद खान ने। उस कॉलेज का नाम था एंग्लो मुहम्मद ओरिएंटल कॉलेज। यह कॉलेज 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 1875 में जब यह कॉलेज खोला गया तो इसका नाम एंग्लो मुहम्मद ओरिएंटल कॉलेज था, लेकिन 1920 ईस्वी में जो है इस कॉलेज का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा समाज सुधारक है एनी बेसेंट, एक औरत है। एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। पूछा जा सकता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक लेडी ने की थी। उस लेडी का नाम है श्रीमती एनी बेसेंट। इस सोसाइटी के माध्यम से भारतीय जनता में जो है राष्ट्रीयता का इन्होंने प्रचार किया। यहाँ हम डिटेल से नहीं करें, वरना ये टॉपिक भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। एनी बेसेंट के बारे में पढ़ लो कितना भी, अहमद खान के बारे में पढ़ो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से फेमस समाज सुधारक थे और उन्होंने किस चीज़ की स्थापना की, किस चीज़ में अपना योगदान दिया, तो उस चीज़ को हम इस पॉइंट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। कि गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को इंडियन होम रूल की स्थापना की। एक संस्था है ये इंडियन होम रूल। उन्होंने कहा कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। समय का तकाजा है कि बाप या जो पालक है इस भारत का, इस बेटे को अपना हक दे दे। भारतीय जनता को अब अपना हक लेना ही होगा। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इनकी एक कोटेशन है, वो क्या संदेश यहाँ पर देना चाहते हैं कि जो भारत देश है अब उस बेटे की तरह जो अब जवान हो चुका है। इनके कहने का अर्थ है कि भारत जो देश है अब यहाँ के नवयुवक जाग गए हैं, उनमें चेतना आ गई है, उनमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो गई और वो अपने देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अब जवान हो गया है भारत, समय का तकाजा, समय का मौका है कि अब जो बाप या पालक मतलब जो अंग्रेज यहाँ पर है, इसको इस देश को चला रहे हैं अभी अंग्रेज, वो इसको अपना हक दे दे, इसको इस देश को अपना खुद को चलाने का हक दे दे, कि यहाँ की जनता को इसका हक दे दे कि वो इस देश को खुद संभाल ले। इसीलिए कह रहे हैं कि बाप या पालक इस बेटे को अपना वाजिब मतलब अपना हिस्से का हक दे दे। भारतीय जनता को अब अपना हक लेना ही होगा, कि जो भारत के लोग हैं जिनमें अब जागरूकता आ गई है, उन्हें अब अपना हक लेना ही होगा। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके योगदान को हम देखेंगे उस टॉपिक में, जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का टॉपिक करेंगे तो वहाँ पर इनके सभी के नाम आगे आएंगे। तो ये हमारा 7 नंबर का पॉइंट था, जिसमें कि हमने इतने सारे समाज सुधारकों के बारे में पढ़ा कि धार्मिक एक सामाजिक सुधार आंदोलन जो थे उन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था भारतीयों को जागरूक करने में, उनमें राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार करने में,
और उनको अपने देश के प्रति सचेत करने में, उनमें अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम जगाने में। तो ये जितने भी समाज सुधारक हमने पढ़े हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, राम कृष्ण परमहंस, और ये बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खान, इन सभी ने जो है अपना काफ़ी योगदान दिया था। उन्हीं योगदानों के कारण भी जो है भारत की जनता जागरूक हुई थी, उनमें अपने देश के प्रति प्रेम जागा और उनमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई और वो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नंबर 8 कि समाचार पत्र एवं साहित्य का योगदान, कि जो समाचार पत्र छपते थे उनका योगदान, और साहित्य जो कि पुस्तकें लिखी जाती थी, उन पुस्तकों में जिन लेखकों का, जिन कवियों की जो बातें छपती थी उनका भी काफ़ी योगदान रहा। कि 19वीं और 20वीं शताब्दी, जो 19वीं में बार बार बोल रहा, तो 19वीं शताब्दी कब से लेकर कब तक मानी जाएगी? 1800 से लेकर 1899 ईस्वी तक, ये हो गई आपकी 19वीं शताब्दी। और जो 1900 से लेकर जो 1999 तक की शताब्दी है वो हो गई आपकी 20वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी की हम बार बार बात करें तो ये टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं 1800 से लेकर 1899 के बीच की। कि 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में भारत में काफ़ी समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हो गया, काफ़ी समाचार पत्र जो है छपने शुरू हो गए। इन समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय नेता जो है वो राजनीतिक अधिकारों की मांग करते थे, कि जो नेता थे, राष्ट्रीय नेता जो देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, वो इन अधिकारों के माध्यम से जो अपने अधिकारों की मांग करते थे, इन अखबारों के माध्यम से समाचार पत्र में अपनी मांगों को छापते थे और सरकार को संदेश देते थे। इन नेताओं ने लोकतंत्र की मांग की। इसके अलावा इन समाचार पत्रिकाओं में ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण एवं दमनकारी नीतियों की आलोचना की जाती थी, कि जो समाचार पत्र थे उनमें जो ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उनकी जो अन्यायपूर्ण नीतियां थी, जिनमें अन्यायपूर्ण नीतियां, जो गलत नीतियां थी, उनको उजागर किया जाता था। और उनकी जो दमनकारी, मतलब जो भारतीयों का शोषण करने की जो नीति थी, भारतीयों को तंग करने की, उनके साथ भेदभाव करने की जो नीति थी, उनको भी, उन बातों को भी इन समाचार पत्रों में छापा जाता था। राष्ट्रवादियों ने समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने, कि जो अंग्रेजों की ईसाई मिशनरियां थी, ईसाई धर्म के जो लोग थे, ग्रुप के लोग थे, उन्होंने कोलकाता के निकट श्री रामपुर में प्रथम छापाखाना क्या होता है, जहाँ पर न्यूज़पेपर छपते हैं, तो प्रथम छापाखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो किया गया था कोलकाता के निकट श्री रामपुर में। किसने किया था? तो अंग्रेजों ने ही किया था, ईसाई मिशनरियों ने किया था। 1774 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया गजट, जो कि एक अखबार का नाम है, इंडिया गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। फिर 1780 में जो है अगस्टस हिकी, एक व्यक्ति का नाम है, एक अंग्रेज व्यक्ति का नाम है, उसने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र निकाला। उसके बाद 1784 ईस्वी में कोलकाता गजट अखबार निकाला गया। 1785 में बंगाल जनरल अखबार निकाला गया। 1788 में मद्रास कोरियर आदि समाचार पत्र जो है प्रकाशित किए गए। यहाँ पर 3-4 समाचार पत्रों के नाम दे रखे हैं जो काफ़ी फेमस हुए थे, जो स्टार्टिंग से निकाले गए थे। वैसे अगर हम समाचार पत्रों की इतिहास लेकर बैठे तो ये काफ़ी बड़ा है। मैं इन पर कभी आपको कभी क्लास लूँगी इन पर, कि समाचार पत्रों की क्या भूमिका थी, कौन कौन से समाचार पत्र निकाले गए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में फैक्ट वाइज ज़्यादा आते, कि कौन सा समाचार पत्र किस वर्ष निकाला गया, उस समाचार पत्र की भाषा क्या थी, कौन से शहर से निकाला गया, और उसका प्रकाशन किसने किया था, और वो कब बंद हुआ। इन सभी के बारे में जो है मैं डिटेल से आपको क्लास करवाऊंगी। यहाँ पर हमें इस पॉइंट में 3-4 को हम डाल देंगे, कि इंडिया गजट अखबार कब निकाला गया, 1774 में, और बंगाल गजट किस अखबार कब निकाला गया, 1780 में। किसने निकाला? अगस्टस हिक्की नामक एक अंग्रेज व्यक्ति ने। और कोलकाता गजट अखबार कब निकाला? 1784 में। और बंगाल जनरल अखबार जो है वो
1785 में निकाला गया, और मद्रास कोरियर अखबार जो वो 1788 में। इन अखबारों की मैं जो आपको कभी लिस्ट करवाकर ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करूं, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहेंगे, हम भूल जाते हैं, आगे पढ़ते हैं, पीछे का साफ हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमें ट्रिक से करना होगा। मैं कभी इन पर आपकी शॉर्ट क्लास लूँगी जिसमें कि मैं आपको 5-5, 6-6 जो है न्यूज़पेपर ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करूँगी। तो ये 5-6 समाचार पत्र के नाम हैं, उनको याद रखना है। आदि समाचार पत्र जो है ये प्रकाशित किए गए औपनिवेशिक काल के, जब अंग्रेजों का भारत में शासन था, उस काल को औपनिवेशिक काल कहा जाता है। औपनिवेशिक काल में राष्ट्रवादियों ने, जो हमारे भारत के राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने भी अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, मतलब कि अनेक समाचार पत्र छपवाए। 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी, ये समाचार पत्र काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। और 1822 में मीरात उल अखबार, इन 2 समाचार पत्रों को आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि जो है संवाद कौमुदी अखबार कब निकाला गया, 1821 में। मीरात उल अखबार कब निकाला गया, 1822 में। और इनकी भाषा कौन सी थी, तो ये बंगाली भाषा में छपते थे अखबार दोनों। नामक समाचार पत्र, इसके अलावा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र था, ये अखबार के नाम है सारे के सारे, जैसे कि हमारे यहाँ पर आजकल आते हैं ना दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टाइम्स, ऐसे नाम से जो है ना, तो इसी प्रकार जो है ये अखबारों के नाम है। हिंदू पैट्रियट, इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका आदि समाचार पत्र व पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। इनके माध्यम से जो है भारतीयों में राष्ट्रवाद का जोरों पर प्रचार हुआ, क्योंकि लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे और मोटिवेट होते थे, उन्हें पता चलता था चीज़ों का कि अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अंग्रेज कौन सी नीतियां अपना रहे हैं, और हमारे देश के जो नेता है वो कौन कौन सी मांगों को अंग्रेजी सरकार के सामने रख रहे हैं, और अंग्रेजी सरकार उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो लोगों को जो है सब जानकारियां पता चलने लगी अखबारों के माध्यम से। इन समाचार पत्रों पर पाबंदी लगाने के लिए 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन, एक अंग्रेज गवर्नर जनरल था, लॉर्ड लिटन, उसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया। इसके माध्यम से जो है जिस भी अखबार में सरकार की आलोचना की जाती थी, उस अखबार को बंद करवा दिया जाता था और उस पर जुर्माना भी लगा दिया जाता था। ये सारी हिस्ट्री, सारा का सारा टॉपिक जो है जब हम डिटेल से समाचार पत्र पे क्लास करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से करवा दूँगी। अभी आपके लिए इतना ही बहुत है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, तो 1878 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल ने यह एक्ट लाया था, तो लॉर्ड लिटन ने यह एक्ट पास किया था। फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, तो आपको याद रखना है कि ये समाचार पत्र से जुड़ा हुआ था, अखबारों से जुड़ा हुआ एक एक्ट था, एक बिल था, एक कानून था। ओके, समाचार पत्रों के अलावा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने वाले साहित्य, जो पुस्तकें थीं जो विभिन्न भाषाओं में छपती थीं, उन्होंने भी भारतीयों में एकता व राष्ट्रीयता की भावना विकसित की। बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि एक लेखक हैं साहित्य के, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नामक पुस्तक की रचना की। इसमें वंदे मातरम गीत भारतीयों का राष्ट्रगान बन गया। इस वंदे मातरम गीत को इन्होंने इस पुस्तक में डाला हुआ था। इस उपन्यास या पुस्तक को देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आनंद मठ की रचना किसने की, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम गीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस उपन्यास में यह गीत लिखा हुआ है, तो आनंद मठ में। और देशभक्ति का बाइबिल किसको कहा जाता है, तो आनंद मठ को। इसी प्रकार एक लेखक है भारत तेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने भारत दूरदर्शा नामक नाटक की रचना की। ये पुस्तक है, उस पुस्तक में इस नाटक को लिखा हुआ है, सारी समरी इसकी। तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दूरदर्शा नामक नाटक की रचना की। इसमें उन्होंने औपनिवेशिक शासन, अंग्रेजों के भारत पर शासन करने का वास्तविक रूप प्रस्तुत किया है कि कैसे अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे हैं, भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। इन सभी के बारे में इस नाटक में उन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, आर.सी. दत्त, राणा डे, दादा भाई नौरोजी आदि ने भी अपनी रचनाओं द्वारा भारतीयों में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की। तो ये कुछ लेखकों के नाम दिए हुए हैं जो आपको याद रखने, इस पॉइंट में हम डाल सकते हैं
जो कि हमारा पॉइंट है, समाचार पत्र एवं साहित्य का भी योगदान था भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने में, भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने में। कितने पॉइंट रहते हैं, चलो करवा ही देती हूँ मैं, थोड़ा ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यातायात एवं संचार के आधुनिक साधनों का विकास, कि यातायात के साधन और संचार के साधन, कई नए नए साधनों का विकास हुआ, उसके कारण भी जो है जनता आपस में कनेक्ट हुई और जनता जो है अपने देश के प्रति जागरूक हुई। कि भारत में यातायात एवं संचार के आधुनिक साधनों के विकास ने भी राष्ट्रीयता की भावना के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेल के द्वारा, जो रेल का विकास हुआ था, रेल द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए सेना और युद्ध सामग्री जल्दी से भेजी जा सकती थी। कि जब अंग्रेजों के विरुद्ध छोटे छोटे विद्रोह होने लगे भारत में, तो उसमें भारत में रेल चली हुई थी, तो रेलों के द्वारा अंग्रेज जो है, जो उनके खिलाफ जहाँ पर भी विद्रोह होता, जहाँ पर जो लोग आंदोलन छेड़ लेते थे, तो उस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज सेना भेज देते थे रेलों के द्वारा, और युद्ध सामग्री हथियार भेज देते थे जल्दी से जल्दी। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए रेलों का खूब प्रयोग किया गया, क्योंकि जब 1857 की इतनी भयंकर क्रांति हुई थी, तो उसमें रेलों के द्वारा जो है काफ़ी, रेलों में चढ़ चढ़कर जो है अंग्रेजों ने काफ़ी जगह जल्दी से जल्दी विद्रोहों को दबा दिया था और लोगों को मार गिराया था। इसके अलावा सड़क और रेल यातायात के द्वारा ब्रिटिश उद्योगों में निर्मित वस्तुओं को, कि जो अंग्रेजों के उद्योग थे, फैक्ट्री थे, वहाँ पर जो माल बनता था, उस माल को रेलों में लोड करके, रेलों में डालकर, रेल के डिब्बों में पैक करके नगरों और गांवों में पहुंचाना अंग्रेजों के लिए आसान हो गया, और वो जल्दी से जल्दी सामान को अंग्रेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते थे। इस प्रकार भारत का कच्चा माल भी इंग्लैंड जाने लगा रेलों के माध्यम से। इससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ हुआ, अंग्रेजों को तो काफ़ी प्रॉफिट हुआ और भारतीयों को काफ़ी हानि हुई। इसी प्रकार डाक, तार और टेलीफोन के प्रचलन से भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क स्थापित होने, एक दूसरे से वो ज़्यादा कनेक्ट होने लगे, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिला। रेल यात्रा ने विशेष रूप से पुराने समय से चली आ रही जाति प्रथा के बंधन को ढीला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खत्म तो नहीं हुई जाति प्रथा, लेकिन थोड़ा सा जो है इस जाति प्रथा का जो ये सिस्टम चला था, थोड़ा सा वो लूज हो गया, ढीला हो गया, क्योंकि रेल में जो है डिब्बे में चढ़कर सभी जातियों के लोग इकट्ठे यात्रा करते थे, तो वो आपस में बातचीत करते थे, जिससे है उनमें आपस में भेदभावहीन भावना जो वो धीरे धीरे दूर होने लगी। अब राष्ट्रीय नेताओं ने एक दूसरे से संपर्क स्थापित करके राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा, स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया रेल के माध्यम से, कि वो रेल में चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी पहुंच जाते थे और इकट्ठे होकर जो है किसी भी आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए जो है अपना स्ट्रक्चर बना लेते थे, कि हम कहाँ से आंदोलन शुरू करेंगे, हम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे, कौन कौन से नियम कानून हमें फॉलो करने हैं आंदोलन चलाते समय, इन सभी की जो है स्ट्रक्चर, रूपरेखा बना लेते थे। परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो गई, किनके माध्यम से, इन यातायात और संचार के साधनों के माध्यम से थोड़ा सा आसान हो गया राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यम वर्ग का योगदान। भारत में राजनीतिक चेतना जागृत करने में मध्यम वर्ग ने भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वर्ग का उदय 19वीं शताब्दी के मध्य तथा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। इस वर्ग में कौन कौन आते थे मध्यम वर्ग में? वकील, अध्यापक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापार करने वाले, शिक्षित लोग आदि जो है इस मध्यम वर्ग में शामिल थे। यह वर्ग जो था वो पढ़ा लिखा वर्ग था, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक था, तो ये अपने अधिकारों के प्रति बहुत सचेत थे ये लोग, क्योंकि पढ़े लिखे थे, इन्हें ज्ञान था अच्छी सब चीज़ों का। इस वर्ग ने पश्चिमी भाषा सीख ली, अंग्रेजी भाषा को भी सीख लिया था, वकीलों ने, अध्यापकों ने, डॉक्टरों ने। इस वर्ग को विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश शासन के अधीन जो है उनके हित सुरक्षित नहीं है। इन्हें अच्छे से पता चल गया कि अंग्रेजों के जो है अंडर में रहकर हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। अतः इन लोगों ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करना आरंभ कर दिया। भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना आरंभ कर दिया
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है आगे चलकर 1885 ईस्वी में, उस स्थापना में भी जो है इसी वर्ग ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वकील, डॉक्टर, जो ये उद्योगपति, ये सभी जो है मिलकर एक अच्छे संगठन बनाएंगे, कांग्रेस की स्थापना करेंगे, जो कांग्रेस आज तक चली आ रही है 1885 ईस्वी में। उसमें भी इस वर्ग ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये पढ़ा लिखा वर्ग था, तो इन्होंने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट भी किया, जागरूक किया अपने देश के प्रति। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आर्थिक शोषण। आर्थिक मतलब पैसे की साइड से शोषण करना अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का, पैसे के लेवल पर। जहां पर भी आपको आर्थिक नाम दिख जाए वो आप ये सोच रहे हैं वो पैसे से जुड़ा हुआ मामला है। कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत का बहुत आर्थिक शोषण किया गया, मतलब भारत को काफी लूटा गया, जिससे भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया। अंग्रेजों ने भारत में जो नीतियां लागू की, जो कानून लागू किए थे, उनका उद्देश्य क्या था? सिर्फ और सिर्फ भारत के धन को ब्रिटेन ले जाना, इंग्लैंड ले जाना, जिससे भारत गरीब होता चला गया। कंपनी के शासनकाल में भारतीय उद्योगों को काफ़ी हानि पहुंचाई गई। जो अंग्रेजों का शासनकाल चला हुआ था उस समय भारत के जो उद्योग थे उनको काफ़ी हानि हुई। अतः उद्योग एवं व्यापार के पाटन नहीं बचे, यहाँ पे पतन आएगा। ओके, टाइपिंग मिस्टेक है। पतन से लोग जो है वो बेरोजगार हुए, क्योंकि उद्योगों का पतन हो गया और व्यापार भी धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि अंग्रेज लोग क्या करते थे, भारत से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड में मशीनों से माल को तैयार करवाकर यहाँ पर बेचते थे। तो इस प्रकार भारत के जो उद्योग थे, वहाँ पर जो बनी हुई चीजें थी वो बाजारों में नहीं बिकती थी। इस कारण व्यापार और उद्योग का पतन हो गया था। भारत देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी फैल गई। शिक्षित भारतीयों को भी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं दी जा रही थी, क्योंकि अंग्रेज पढ़े लिखे भारतीयों को ऊंचे पदों पर नौकरियां प्रदान नहीं करते थे। ये मैंने आपको ऊपर पॉइंट में भी क्लियर किया था। प्रत्येक भारतीय जो है वो ब्रिटिश शासन से घृणा करने लगा, नफरत करने लगा। अतः आम लोग देश की दरिद्रता, मतलब देश की इस खराब हालत के लिए ब्रिटिश शासन को ही जिम्मेदार मानते थे। अब भारतीय राष्ट्रीयता की भावना से ऐसे शासन को जड़ से उखाड़ देना चाहते थे, मतलब बिल्कुल तंग आ चुकी थी भारत की जनता। और वो भारत की जनता जो है अब अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहती थी और इस अंग्रेजों के चंगुल से भारत देश को आज़ाद कराने के लिए जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। तो ये हमारे 11 पॉइंट हो गए हैं। यहीं पर जो हमारा, आप ये मान लीजिए कि ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति और कैसे लोगों में जो है राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति हुई और उनमें कैसे कैसे मोटिवेशन आया। इसके बाद आता है कि इस राष्ट्रीय आंदोलन के चलते ही जो एक बहुत बड़ी कांग्रेस की स्थापना होती है, जो कि 1885 में होती है। वो मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसमें करवाऊंगी कि इन्हीं सब चीज़ों से मोटिवेट होकर भारत की जनता एकजुट हुई, भारत के बड़े बड़े नेता इकट्ठे हुए, भारत का शिक्षित वर्ग जो था, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सारे थे, इन सारों ने जो है इकट्ठे होकर एक कांग्रेस की स्थापना की 1885 ईस्वी में। उस कांग्रेस में जो बड़े बड़े नेता बैठते थे और वो अंग्रेजी सरकार के साथ जो है कनेक्शंस लगाकर जो उनके पास अपनी मांगे भेजते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारे इन मांगों को स्वीकार कर लो, ताकि भारत की जनता आपके खिलाफ विद्रोह ना करे। तो उन सभी को हम आगे डिटेल से कवर करेंगे। तो आई होप आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे भारत में राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे उत्पन्न हुई, किन किन कारणों से उत्पन्न हुई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैंने जो अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाया है आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैशन, स्पेस नहीं देना है, पैशन ऑफ हिस्ट्री, आप ऐसे ही इसको डालोगे तो आप जो है उस चैनल से जुड़ सकते हो। उसमें अभी तो ज़्यादा मेंबर नहीं हैं, कम ही हैं। वहाँ पर मेरी आपको डीपी लगी हुई मिली जिसमें कि मेरी फ़ोटो लगी हुई है, तो आप उस चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पर आ जाइए। तो वहाँ पर मैं क्विज़ भी डालती हूँ दिन में 1-2, तो आप वहाँ से भी जो है क्वेश्चन को सीख सकते हैं, आपको फैक्ट याद हो जाएंगे। जो भी क्लास होती है उसका लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाता है और इस टॉपिक की जो है पूरी की पूरी PDF भी आपको वहाँ पर उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। अगर आपको इस चीज़ की PDF चाहिए, इन सभी पॉइंट्स की, तो आपको इस PDF जो है PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।